नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी जेडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन सिलेक्शन बैच में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज फिर एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस के लिए तैयार किए गए हैं, उनके साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपको बहुत सहयोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु पर, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का मूल्य क्रमशः क्या होगा। तो बहुत सिंपल बात, यहाँ 4 ऑप्शन है और ऑप्शन से ही ट्रेस कर लेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है 50, 50 का 20% 10, 50 का 20% क्या हो जाएगा, 50 का 20% हो जाएगा 10, और 60 का 25% 15, ये ऑप्शन नहीं होगा। 40 का 20% हो जाएगा 40 का 20% ना, 40 का 20% 8, और इसका 20%, इसका 25%, 25%, 25, 50, 25%, 12.5 हो जाएगा। 50 का 20% हो जाएगा 10, और 40 का 25% हो जाएगा 10, यानी 50 और 40, यही आंसर सही है। 50 और 40, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन से उठाओ। देखो नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट बराबर है। एक वस्तु है, उसका मूल्य 50 रुपया है, 20% का छूट है तो 10 रुपया हो गया, और 60 रुपये है तो 25% का छूट हो गया तो 15, दोनों बराबर है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। इनके कहने का मतलब है कि दोनों, किसी वस्तु के मूल्य का 20% दूसरे वस्तु के मूल्य के 25% के बराबर है। तो इसका देखो 20% 10, इसके 25% 10 के बराबर है, अतः सी ऑप्शन क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, उनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उसे एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है। ठीक है, सिंपल सवाल है, समझाते हैं आपको, बताते हैं, समझने की कोशिश करना दोस्त। बहुत सिंपल सा सवाल है और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन बनेगा जरूर। 2 वस्तुएं हैं और दोनों का सीपी कितना है, एसपी कितना है, SP1 ये है 9180, और एक SP2 है, ये भी है 9180। कह रहा है कि एक पर 8% का लाभ है, तो इसका सीपी कितना होगा, CP1 बराबर होगा 9180 बाई 108 इंटू 100, और ये बराबर आ जाएगा आपको, काटिए तो 8 1 9, 9 1 10 8 18, 9 से कट जाएगा तो 12 9 108, और 9 1 का 9 1 0 9 दूनी 18 0, तो 9 0 0 9 दूनी 18, ठीक है, ये हो गया। फिर 12, फिर आप काट सकते हो 3 से, या 12 से सीधा भाग दो, 12 5 12 12 बट्टा 96, 12 बट्टा 96, और 4 2 6 12 5 60 85, ये 85, तो CP1 हो गया 8500। यहाँ क्या कह रहे हैं, 15% की हानि हो रही है, तो CP2 क्या आ जाएगा, CP2 आ जाएगा 1980 बाई 85 इंटू 100, बाई 85 इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको 10,800। सॉल्व कर लीजिएगा 10,800, यानी टोटल एसपी कितनी हो गई, टोटल एसपी हो गई 9 दूनी 18,360, ये दोनों जुड़ गया SP1 SP2, और टोटल सीपी कितनी हो गई 9 8 10 8 18,000 19,300। तो लॉस कितना हो गया, तो लॉस ये हो गया कि 940 का लॉस हो गया, घटा दो दोनों को तो माइनस 940। यही आपसे पूछ रहा था कि कितने का हानि होगा, तो दोस्त यहाँ 940 रुपए की हानि होगी, इसमें गलत लिख गया है, ये हानि होगी यहाँ पे, ठीक है। सीपी कितना हो गया 19,300, ये हानि है, 940 रुपए की हानि है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। SP1 निकाल लो, SP2 निकाल लो, दिया है SP1
सॉरी CP1 CP2 दोनों का क्रय मूल्य निकाल के जोड़ दीजिए। क्रय मूल्य आपको दोनों का मिल रहा है 19,300 और विक्रय मूल्य मिल रहा है 18,360, अंतर हो गया 940 रुपए का, तो यही 940 रुपए की हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 है, वह धनराशि कितना है? अब बात बताओ, अगर एक साल में 8% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। तो ब्याज कितना हो गया? 40%। सिंपल इंटरेस्ट 40% और बराबर 3040, ध्यान दीजिएगा 3040, ये 0 से खत्म हो गया। 25 से इधर गुणा कर लो, 25 चौका 100%, यही आपको प्रिंसिपल मिलेगा। 25 चौका 110, 25 शून्य 10, 0 और 25 तिया 75 76,000, ये आपका आंसर आ जाएगा कि मूलधन कितना था? 76,000। क्लियर है भाई? 40% ब्याज मिला और वो 40% बराबर 3,040 है, तो 100% 7600 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है और x 9, 13, 15 और y का औसत 9 है, तो 2x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना। देखो क्या है मामला, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और x है। सबका मिला के औसत कितना है? 35। तो योग कितना हो? औसत 7 है तो योग 35 हो जाएगा। देखो 6, 4, 10, 8, 18, 12, 30, तो x बराबर हो जाएगा 35 और माइनस 30 बराबर 5। अब आप देखो यहां पे क्या कह रहे हैं? x 9, 13, 15 और y, इसका औसत 9, 5, 45। x का वैल्यू कितना है? 5, 9, 13, 15 y और ये बराबर हो गया 45 जोड़ने पे योग। तो 9, 5, 14, 14, 13, 27 और 27, 5, 32 और 32, 10, 42, यानी y की वैल्यू आपको हो गई 45 माइनस 42 यानी 3। y 3 आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? 2x माइनस 3y। तो 2x कितना हो गया? x कितना है? 5, 5 दूनी 10 माइनस 3 तरीके 9 बराबर 1। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। समझ पा रहे हो? क्लियर है ना कहानी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? दो संख्याओं का अनुपात 9/5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? ठीक है, क्या कह रहे हैं दोस्त? 9x बटा 5x, यही अनुपात है। बड़ी संख्या से 8 घटाया गया है और छोटी संख्या 8 जोड़ा गया है और छोटी संख्या से 4 घटाया गया है और अनुपात क्या हो गया? कह रहे बड़ी संख्या दोगुनी हो जाती है तो 2/1। सीधा सीधा हो गया। 10x माइनस 8 बराबर 9x प्लस 8, यानी x बराबर 16। तो कह रहे हैं बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या है? 9x, 16 9 144। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे एकदम आराम से। सिंपल सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहे किसी कक्षा के 2 वर्ग हैं, 2 सेक्शन हैं। किसी स्कूल में कोई क्लास है, उसके 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किग्रा और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 किग्रा है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। ध्यान दो बच्चा, क्या मामला है? कह रहा है किसी कक्षा में 2 सेक्शन है। चलो मान लिया कोई क्लास है, इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 38 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 42 बच्चे हैं।
ए के बच्चों का औसत 55 है, ये 55 हो गया, और इसके बच्चों का औसत कितना है 32। बच्चों का योग कितना हो गया 4 2 4 3 7 1 8 80 हो गया। अब कुल एज निकाल लो आप, 5 बट्ठे 40, 4 5 3 15 4 19, 190 09 ए यानी 0902 2090 ये हो गया 2090। अब प्लस 32 का 42 में गुणा कर लेंगे तो 32 दूना 64 की 4 हासिल 6। अब 32 दूना 64 दूना 128 और 6 134, 1344 हो जाएगा। क्लियर है। और इस दोनों को जब आप जोड़ लोगे तो दोनों का जो कंप्लीट एज आएगा, एज का सम आएगा, क्लास ए के सेक्शन ए जो है उसके बच्चों की आयु का योग 2090 और सेक्शन बी के बच्चों के आयु का योग 1344 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 9 4 13 1 3 1 4 और 2 1 3 34 34 ये योग आ जाएगा। टोटल औसत पूछ रहे हैं, टोटल एवरेज बराबर 34 34 बटा 80। ये जीरो गलती से लग गया है, इस जीरो को हटा लीजिए, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 42.925। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 42.925। यहां तक क्लियर है, कर लोगे, सिंपल सवाल। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा, इसको आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 523 प्लस 523 इंटू 523 डिवाइडेड बाई 523 क्या होगा। तो वर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है भाग। छोड़ने को तो ये भी होमवर्क छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब सारे क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं। तो पहले भाग दे देंगे तो 523 में 523 से भाग दे देंगे तो 1, और फिर 1 का 523 से गुणा कर देंगे तो 523, और 523 प्लस 523 कितना हो जाएगा 1046। कहानी खत्म। यही आपका आंसर है, ठीक है ना भाई। इतना फंक्शन जो है ये डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1 मिला, और 1 का 523 में गुणा करोगे तो 523 ही मिलेगा। 523 को 523 में जोड़ दोगे तो 1046। यहां तक कोई तकलीफ, आगे बढ़ा जाए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 5472 और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6930 है। x का मान क्या है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। और एक बात आप समझ लो दोस्त कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जहां मामला आएगा ना, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। देखते हैं सवाल क्या है, देख लें। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की 3 वर्ष में प्राप्त, देखो, और 7.5 साल में 7.5 ईयर में जो मिश्र धन मिल रहा है वो कितना है दोस्त 6930, और 4 साल में जो मिल रहा है वो कितना है 5472। सॉरी 3 साल में। तो 4.5 ईयर का ब्याज कितना हो गया, घटा दो। 7.5 साल में से 3 साल घटाओगे तो 4.5 साल। इसका ब्याज क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आ जाएगा 8। 12 में से ये गया 8 हो गया, 12 में से 7 गया 5 हो गया, 4 हो गया और 1 1458। कितना आ जाएगा 1458। क्लियर है मेरी बात। अब देखो 1458 का क्या मतलब है, 4 दूनी 8 है, 9/2 साल में कितना ब्याज मिला 1458। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा यही देखना है। तो 1458/9 गुणित 2 गुणित 3 कट जाएगा 9 से। देखो 8 5 13, 13 4 17 1 18, 9 से कट जाएगा। 9 1 का 9, 5 14 55, 9 55 9 6 54 और 9 दूनी 18। 162 गुणित 6 बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 18 1 19, 1 6 का 6 1 7, 792।
792 792 जो है वो आपका, सॉरी हाँ 972, एक मिनट फिर से चेक कर लो, 162 9 9 1 का 9, 5 14 55, 9 6 54 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ओह गलत हो गया, सॉरी यहाँ से आपका ये कैलकुलेशन मिस हो रहा है। देखो 6 से गुणा होना है ना, ये 2/3 6 है, 6 से गुणा करना है आपको, तो 6 दूनी 12, 1 6 के 36 37, हासिल 3 और 6 का 36 972। ये 972 रुपए आपका 3 साल का साधारण ब्याज है, और 3 साल का मिश्रधन गुरु कितना बता रहे थे, 5472 मिश्रधन। तो इसी में से ब्याज 972 घटा देंगे तो आपको मूलधन पता चल जाएगा, और मूलधन आएगा 0045, ये 4500। 4500 रुपये पर 972 रुपया आपका मूलधन आएगा। ये 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा ये बताओ। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 324, और ब्याज की दर अगर आपसे पूछी जा रही आर बराबर, तो 324 रुपया 4500 का क्या परसेंट है, यही निकालना है। 45 से भाग दे देंगे तो ये आपको 7.2, ध्यान देना दोस्त, ये कितना जाएगा 7.2% आएगा। क्लियर है। अब फिर से समझ लो कि 7.5 साल में ये मिश्रधन है, 3 साल में ये मिश्रधन है, तो 4.5 साल का ब्याज ये हो जाएगा, यानी 9/2 साल का ब्याज ये, तो 3 साल का ब्याज 1972, और 3 साल का ब्याज अगर 972 है, सॉरी 972 है, और 3 साल का मिश्रधन 5472 है, तो मूलधन 4500 हो गया। और 4500 पर 1 साल का ब्याज कितना है, 3 साल का ब्याज 972 है, तो 1 साल का ब्याज 324 है, और 324 4500 का 7.2% है। यहां तक क्लियर है मामला। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 4 संबंधित 9 संबंधित 13 के अनुपात में हैं, और इनका लघुत्तम समापवर्त 2340 है। इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन करना है। ध्यान देना, ध्यान दो बच्चा, क्या क्या मामला है। अब इसका एक सवाल होता है कि HCF बराबर एलसीएम अपॉन अनुपातों का गुणनफल। देखो क्या है एलसीएम, क्या है दोस्त, एलसीएम है 2340, और अनुपातों का गुणनफल है 4 × 9 × 13। 13 सॉल्व कर लेंगे जब आप इसको, तो आपको ये मिल जाता है 5। ठीक, काटेंगे जब आप, देखो 4 से काटो, 4 पंजे 20, 3 4 वट्ठे 32, 2 4 पंजे 20, 4 से कट गया, 5 5 10 9 से भी कट जाएगा, 9 5 9 6 54, 9 6 54, 4 9 5 45 और 13 5 65। तो ये HCF कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है बात, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक किसी कार्य का भाग 2/6 दिन में, 2/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे वो है, उसको मैं सही कर दूं, ध्यान दो। एक किसी कार्य का 2/6 भाग 2/6 भाग, किसी कार्य का 2/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है, और भी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। ये 51 से ठीक है, ये 5 से 1/2 है, ये 4 से 1/2 है। समझो बात को, सिंपल सवाल है, कहीं बहुत आपको भटकने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे एक किसी कार्य के 2/6, सॉरी ये 2/6 भी नहीं है, ये 2/5 है। दो बटा 5 भाग को 6 दिन में, ऐसा सवाल है। 2/5 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। ए क्या कर रहा है दोस्त, ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बी कह रहे हैं, बी उसी कार्य के 30% यानी 3/10 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये क्लियर है बात, सिंपल सी बात है कि 3/10 3 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। कह रहे हैं शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में किया जाता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो अगर ए ने 4 दिन काम किया तो एक दिन में का काम 1/15, तो 4 दिन का काम 4/15 होगा, और इसका 4 दिन का काम 4/10 होगा। बात को समझो दोस्त, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा बस उलझाया है आपको। कह रहे हैं कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। अगर 2/5 भाग 6 दिन में करेगा तो पूरा काम 15 दिन में करेगा, 6 × 5/2, और 3/10 30% का मतलब 3/10 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, और दोनों ने 4 दिन तक काम कर दिया, यानी 4/15 काम किया और ये 4/10 काम किया, तो ए प्लस बी ने काम कितना निपटाया, ए प्लस बी ने कितना काम निपटाया, आप ले लो 4/15 प्लस 4/10 बराबर हो जाएगा एलसीएम 30, 8 और 12 20/30, यानी 2/3 काम निपटा दिया। तो सी के लिए शेष कितना बचा, शेष काम बचा 1/3, और सी क्या कह रहा है, सी 1/3 भाग कितने दिन में, 6 दिन में निपटा रहा है, यानी पूरा काम 18 दिन में निपटेगा। क्लियर हो गई कहानी। कह रहे हैं अब बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, मूल कार्य का 70% कितने समय में पूरा करेंगे, तो बी कितने दिन में पूरा कर रहा है काम, बी काम 10 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में काम कर रहा है, और सी 18 दिन में। एलसीएम कितना हो गया दोस्त, 90, बी का एक दिन का काम 9 और सी का एक दिन का काम 5, टोटल योग हो जाएगा एक दिन का काम 9 × 5 14। 70% काम कराना है, यानी 90 का 70% कितना हो गया, 9 × 7 = 63, और आंसर हो गया 63/14, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 4 = 56, और 4 × 3 = 7/14, यानी 4 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कहानी, थोड़ा डिटेल से समझाया इसलिए है इतना लिख के, ताकि आपको बात समझ में आ जाए दोस्त, आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात 4 5 7 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग वर्षों में क्या होगा। सिंपल सवाल, ए बी सी की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात है, ए है, बी है और सी है। ये कितना है, 4x, ये 5x और ये 7x प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5 प्लस, ये बराबर 135, यही दे रहे हैं। तो 5 4 9 और 9 7 16x बराबर 135।
120 या x बराबर हो गया 120 बटा 16, 4 चौके 16, 4 3 और ये हो गया 7.5। x का वैल्यू 7.5 मिल गया। अब से 3 वर्ष बाद b और c की आयु का योग क्या होगा? तो अभी b और c की आयु का योग क्या है? b प्लस c, देखो b प्लस c 5x प्लस 5 प्लस 7x प्लस 5 और 3 साल बाद यही प्लस 6 कर लो, ठीक है। वर्तमान में b 5x प्लस 5 और ये c 7x प्लस 5 और 3 वर्ष बाद दोनों 3 साल बढ़ेंगे तो 6 जोड़ दो, तो 5 5 10, सॉरी 10 कह रहे, 7 5 12, 12x प्लस 5 5 10 और 10 6 16, तो 12 गुणित 7.5 प्लस 16 बराबर हो गया 12 छाक 72, 12 से 84 और 84 6 90 और 90 प्लस 16 बराबर 106। यही आपका आंसर हो जाएगा 106 साल। क्लियर हो रही बात? सिंपल सवाल कर लोगे ना, 106 साल। अगला सवाल, यदि एक निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है तो वह धनराशि कितनी है? यही समझना है आपको दोस्त। समझना क्या है कि 9%, अगर आप अब बताओ 2 साल तक 9% का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप लगाओगे तो एग्रीगेट कितना इंटरेस्ट पाओगे? एग्रीगेट इंटरेस्ट पाओगे 9 + 9 + 9 × 9 / 100 यानी 18.81 और ये बराबर दे रहे हैं 3762, ठीक है। तो 1881 बराबर क्या हो जाएगा? 3762, डबल जीरो बढ़ा लोगे। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 200। तो मूलधन क्या होगा? 100 बराबर हो जाएगा 20,000। कहानी खत्म दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल यूं सॉल्व होगा। 99% 2 बार अगर आप 2 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो 9 + 9 + 9 × 9 / 100 = 18.81 ये आपको ब्याज मिलेगा। इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। और अगर इतना परसेंट 18.81%, ध्यान देना जरा सा, 18.81% आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 3762 के बराबर है, तो मूलधन 100% कितने के बराबर होगा? मूलधन 100% बराबर होगा 20,000 के। कहानी क्लियर? अगला सवाल, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान से समझना दोस्त। सिंपल 2/3 तो बचा कितना? 1/3। हम सिंपल डिजिट एक मान ले कि उस किसी भी व्यापारी के पास कुल 300 खिलौने हैं। 300 खिलौने हैं, 300 खिलौनों में से 200 खिलौने और ये कितने बचे? 1/3 100 खिलौने। 35% लाभ पर बेचोगे तो यहां लाभ कितना हो जाएगा? +35% 70 और यहां पर 10% की हानि है तो -10%, तो 10 हो गया माइनस में। यानी ये प्लस है और ये तो एग्रीगेट कितना हो गया? +60। यही 60 का प्रॉफिट है 300 पर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया दोस्त? 60/300 गुणित 100, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 20% है, ठीक है। 0.05 20%। क्लियर है कहानी? यहां तक कोई दुख तकलीफ कष्ट समस्या परेशानी है? कर लोगे ना? प्रैक्टिस करो दोस्त, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में सफल नहीं होंगे, ये पक्का जान लीजिए आप। और कभी ये ना सोचिए कि हमको आता तो सब है, सीधा एग्जाम में मार देंगे, नहीं मार पाओगे भाई। प्रैक्टिस करना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक कार के विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। ध्यान से समझिएगा। +25 -16 +
25 गुणित -16/100, तो ये +9% और प्लस 25 चौका 100, 4 चौके 16 -4, तो ये -4, तो ये 9 - 4 = 5% की क्या है, वृद्धि है। कुल राजस्व पर 5% की वृद्धि होगी, यानी तब भी अगर 16% उसका 25% रेट बढ़ाने पर 16% सेल कम हो जाता है, तब भी 5% उसका जो राजस्व है, उससे जो आय होती है, उसमें वृद्धि होगी। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। कल भी ये सवाल ऐसा मैंने कराया है आपको। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्लियर है बात? बढ़ूं? सवाल पढ़ लिया ना अच्छे से? क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना सीख जाएंगे या आप पढ़ लेंगे तो आपके पास अगर मैथमेटिक्स की स्किल है तो आप क्वेश्चन ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है और बेचा जा रहा है, तो 100 रुपए की वस्तु को 4% की हानि पर बेचेंगे तो 96 में बेचेंगे। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% लाभ होता। यदि इसको 120 रुपया अधिक में करके बेचा गया होता तो इसी 100 रुपए के सामान पर 8 रुपए का लाभ, यानी 108 होता। अब देखो गुरु, ये सब परसेंटेज का मामला है, ये रुपए का मामला है। ये परसेंटेज कितना वेरी किया? 12%, और ये 12% बराबर 120 है, तो 12% बराबर 120, 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000, और यही आपका सीपी है। सीपी निकल गया। कह रहे 11% लाभ प्राप्त कैसे होगा? 11% लाभ प्राप्त कैसे होगा? तो कैसे होगा भाई? ठीक है, तो 111% निकालो सीपी का। सीपी 1000 गुणित 111/100, 00 से खत्म, 1110 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1110 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। वस्तु को 1110 रुपए में बेचने पर 11% का लाभ होगा। क्लियर है? इस सवाल को आप यहां भी कैलकुलेट कर, ये कम कर लेते। 1% बराबर अगर 10 आ गया तो 11% का प्रॉफिट का मतलब 111% चाहिए, यही से गुणा कर देते 10 में, तब भी आ जाता। इतनी कहानी नहीं करनी पड़ती, मैं इसको शॉर्ट ही कर रहा हूं आपके लिए, समझ लो। 1% मिल गया दोस्त, ये कहानी खत्म। सीपीयूपी ने मत निकालो। 1% बराबर 10, तो प्रॉफिट 11% का मतलब रिटर्न कितना? प्रॉफिट 100 प्लस 111%, यानी 1110 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 2 ट्रेनें समान स्थानों, ऐसा सवाल पीछे भी कराया है, जस्ट मुझे क्वेश्चन देख के याद आ गया। और बहुत बहुत बेहतरीन सिंपल सवाल, जिसको पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा उससे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए। 2 ट्रेनें, ठीक है ना, 2 ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से चलना आरंभ करती हैं। 2 ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर 60 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। सिंपल सवाल, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जो तेज चल रही है, आगे पढ़ लेते अच्छा सवाल पहले। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किमी अधिक दूरी तय की थी। तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किमी अधिक दूरी तय की थी। बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, स्थान ए और बी के बीच। बताओ अच्छा एक बात, जो तेज चल रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो स्लो चल रहा है वो 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो जो तेज चल रहा है वो हर घंटे 10 किमी प्रति घंटा
10 किलोमीटर हर घंटे ज्यादा चल रहा है, और कुल अगर वो 110 किमी ज्यादा चला तो इसका मतलब है कि वो 11 घंटे ज्यादा चला है। क्लियर है कहानी? बात क्लियर है दोस्त? समझो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का तेज चलने वाली ट्रेन 10 किमी प्रति घंटा ज्यादा चल रही, हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा। और पूरी यात्रा जब दोनों मिल जाती हैं तो पता चलता है कि तेज चलने वाली ट्रेन ने स्लो चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर ज्यादा यात्रा की है। और हर घंटे कितनी ज्यादा यात्रा कर रहा था? 10 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर ज्यादा यात्रा करने में उसको 11 घंटे चलना पड़ा होगा, यानी दोनों ट्रेनें 11 घंटे तक चली हैं। कहानी खत्म। दूरी बराबर चाल गुणित समय, समय निकाल लिया। दोनों ट्रेनों ने 11 घंटा चला की दूरी, 11 घंटे चली हैं दोनों ट्रेनें। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल क्या हो जाता है? चालें जुड़ जाती हैं आपस में चालें जुड़ जाती है, क्योंकि विपरीत दिशा में गतिमान है। तो 60 + 50 गुणित 11, 6 × 5 = 11, 110 गुणित 11, 11 हम 121, 0, 1210 किमी की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी 1210 है। क्लियर कहानी दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट न दी जाती तो इस पर 20% लाभ होता। 25% शायद है क्वेश्चन में, हाँ 20% लाभ होता। चलिए ठीक है, 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से समझना। क्या यार, किलोमीटर प्रति घंटा लग गया। चलो ऑप्शन कहीं दूसरे क्वेश्चन का लग गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑप्शन हटा लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कह रहे हैं कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हैं, यानी एमपी का 80% कितना? 120। तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी बराबर 120/80 गुणित 100, 20 चौका 80, 20 छक्का 120, 4 25 हम 100, 25 छक्का 150। यदि वस्तु को छूट ना दी जाए, यानी 150 में बेच दिया जाए, तो 20% लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। सीपी का कितना परसेंट लाभ है? 20%, यानी सीपी का 120% बराबर 150। तो क्रय मूल्य सीपी 100% बराबर 150/120 गुणित 100, 0। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 25 हम 100, और 25 पचे 125। क्लियर है कहानी? ये आपका क्रय मूल्य आ गया। समझ लो फिर से, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया, यानी अंकित मूल्य का 80% लिया, वो बराबर है 120 के। तो अंकित मूल्य 100% बराबर 150 के। अब अगर कह रहा है छूट ना दे, यानी एज इट इज एमआरपी पर जो अंकित मूल्य है 150 रुपया, उस पर बेच दें, तो लाभ होता है 20% का। और लाभ किस पर ज्ञात होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य का 120% बराबर 150। तो क्रय मूल्य 100% बराबर 150/120 गुणित 100, 125। यहां तक कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या, परेशानी मित्र कर लेंगे? आगे बढ़ते, ध्यान से समझना जरा। अगला सवाल बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन दावा करता हूं जितने देर में आप पढ़ेंगे उससे कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर देंगे, उससे बहुत कम टाइम में। पढ़ लेते हैं एक बार। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% 1 मिनट, इसमें कुछ एरर है। 11% और 9% परिवहन पर। 11, 42, 16 मकान के किराए पर, 11 और 7, ये 9 नहीं, 1 मिनट। %7 परिवहन पर खर्च। देखो यहां तक सवाल ही वो हो गया डबल। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको दूर कर ले रहा हूं मैं। इतना मत पढ़ो आप। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर,
16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। यानी कितना खर्च किया देख लो, 42 और 16, 42 10 52 6 58, 58 और 11 58 10 68 1 69 और 69 7 76% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 76%। खर्च अगर 76% तो बचत दोस्त 24%। ठीक, लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 1200 रुपए उधार लेने पड़े। उसके परिवार में कोई फंक्शन था जिसका खर्च 18,000 रुपए था और उस 18,000 रुपए के खर्च के लिए उसे 12,000 रुपए कर्ज लेने पड़े। यानी 18,000 खर्च था, कर्ज 12,000 लिया, यानी उसके पास 6,000 बचा था। और ये 6,000 क्या बचा है? 24%। 24% बराबर 6,000। बात समझो, आपके पास खर्च है 18,000 का, आपने लिया 12,000, इसका मतलब तो 6,000 आपके पास था ना, आपका सेविंग था। और वो सेविंग क्या था? 24%। 24% बराबर 6,000। तो कह रहे हैं आज 100% क्या होगी? सॉल्व कर लेते हैं। तो 100% बराबर 6,000 बटा 24 गुणित 100। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 500 काट दोगे 250 बार, 25,000 रुपए आपका आंसर है कि उसकी आय 25,000 रुपए है। क्लियर कहानी? आगे बढ़ूं, अगला सवाल। किसी वायुयान की चाल 12 किमी प्रति मिनट है। ध्यान देना, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, तुरंत 18/5 लगा देना। गलती यही करते हो, उसके बाद आओगे तो कहोगे गलत हो गया सर। देखो क्या कह रहे हैं, एक वायुयान 120 किमी प्रति मिनट है, उसकी चाल 120 किमी प्रति मिनट है। ठीक, कह रहे हैं उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी। क्या है चाल भैया? 120 किमी प्रति मिनट। तो 120 किमी का मतलब 120 गुणित 1000 मीटर, और इसको सेकंड में मत बदल लो मिनट को, तो 60 दूना 120, 2000 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म कहानी। ठीक, कर लोगे? यही बात है ना। ठीक, सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच, सिलेक्शन बैच में आज इतना ही। कल फिर प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड और शानदार सवालों के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।